नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना से बचने का मास्क ही एकमात्र हथियार है। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगे। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष उम्र तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। वैक्सीन की कमी के चलते 125 से अधिक वैक्सीन केंद्रों को अब बंद करना पड़ा। दिल्ली में कोविशील्ड का 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है, जबकि दिल्ली में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए सिर्फ 5 दिन की कोवैक्सीन और 4 दिन की कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक है। हालांकि आज दिल्ली सरकार को कोविशील्ड की 2,67,690 डोज मिलने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की अनुमति देने की मांग की है। केजरीवाल के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ 2 कंपनियां देश की वैक्सीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। केजरीवाल ने पेटेंट कानून में बदलाव की मांग करते हुए दूसरी कंपनियों से वैक्सीन का फॉर्मूला साझा करने का सुझाव भी दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वहां मरीजों के घर वालों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिन्हें शांत करवाने के लिए अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी। मरीजों की मौत से गुस्साए लोगों की बहुत देर तक पुलिस के साथ बहस भी हुई। अस्पताल के जिस वार्ड में यह हादसा हुआ, वहां किसी ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया। वीडियो में दिखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए, तो किसी ने रोना शुरू कर दिया। मरीजों के साथ जो लोग उनकी देखभाल के लिए वहां रुके थे, उनके भी होश उड़ गए। हर कोई अपने मरीज की जान बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी 11 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस अस्पताल में कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। गुजरात के 36 शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। अब वहां 18 मई रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की सख्ती रहेगी। इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में 10,990 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 24 घंटे में 15,198 लोग ठीक हुए हैं। हॉलैंड के रॉटरडैम शहर से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक नदी पर एक पुल का ढांचा आगे बढ़ता दिखाई दिया। असल में ये पुल एक पुराने पुल की जगह कुछ दिनों के लिए खड़ा किया जाएगा, क्योंकि वहां मौजूद पुराने पुल की मरम्मत होनी है और इसलिए नए पुल को पानी के रास्ते उस जगह तक पहुंचाया गया। अचानक इस विशाल पुल को पानी पर जगह बदलता देख लोग हैरान रह गए। दूर से देखने पर लगा जैसे कि पुल अपने आप पानी में चल रहा हो, लेकिन पुल के नीचे तमाम छोटी नाव मौजूद थी, जिनके सहारे ये बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसकी चाल इतनी धीमी थी कि एक बार में तो पता ही नहीं चलता कि ये पानी पर खिसक भी रहा है, लेकिन देर तक रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में पुल साफ तौर पर आगे बढ़ता नजर आया। 200 मीटर की लंबाई वाले इस नए पुल को कुछ दिनों के लिए मरम्मत किए जाने वाले पुराने पुल के करीब शिफ्ट करने से लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उस रास्ते पर आवाजाही नहीं रुकेगी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और इसके बाद शाम में पानी की किल्लत हो सकती है। इन इलाकों में पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल है। इनके अलावा नई दिल्ली के भी कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई की समस्या हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में किए गए इंतजामों की तारीफ की। इसके अलावा देश के बाकी शहरों को भी मुंबई से सीख लेने की नसीहत दी कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। तेलंगाना में सुबह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोली जाएंगी। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रद्द होने के बाद अब श्रद्धालुओं को बुकिंग के पैसे लौटाए जाएंगे। ये पैसे उन लोगों को लौटाए जाएंगे जिन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा के इस्तेमाल के लिए पहले ही बुकिंग करवा ली थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं से सिर्फ 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी।
कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोरोना मरीज ने भागने की कोशिश की। वो पीपीई किट पहनकर चौथी मंजिल पर बने खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे किसी तरह नीचे उतार लिया। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वो राज्य में मराठा आरक्षण की उनकी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। इतर विनंती माननीय राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून आम्ही केलेली आहे। सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण की मांग को खारिज करने के बाद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपती महोदयांना आणि केंद्राला विनंती करण्यासाठी आमच्या ज्या भावना आहेत त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहोचवण्यासाठी गुजरात और महाराष्ट्र के बाद ब्लैक फंगस ने मध्य प्रदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। कोरोना के इलाज में दी जाने वाली स्टेरॉइड की वजह से कई लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी हो रही है और इससे इंदौर में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ब्लैक फंगस को रोकने और मरीज की जान बचाने के लिए 3 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी है। इंदौर में ब्लैक फंगस के रोजाना करीब 3 मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और अब तक उनकी संख्या 40 से अधिक हो चुकी है। गोवा के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। वहां से सामने आई तस्वीरों में अस्पताल के बाहर बहुत तेजी से ऑक्सीजन लीक होती नजर आई। अस्पताल प्रबंधन के अलावा वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड के कई जवान भी नजर आए। कुछ लोग घटना वाली जगह के काफी करीब खड़े दिखे, जबकि अस्पताल के कुछ कर्मचारी दूर खड़े नजर आए। घटना की खबर मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। It is now under control, nothing to worry at all. बताया गया कि बचाव दल की मुस्तैदी की वजह से वहां वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। चीन के खतरे को देखते हुए 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आदेश दे सकती है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने मामले की सुनवाई 3 हफ्तों तक टालने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि सड़क चीन की सीमा तक जा रही है, इसलिए वो इस पर जल्द आदेश देना चाहती है। केंद्र सरकार उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना पर काम कर रही है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े कुछ कार्यकर्ता और एनजीओ इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी दलील है कि वहां सड़क बनने से जंगलों को नुकसान होगा। बिहार सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने के लिए 117 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई और जून महीने के लिए गरीब को फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश के 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज मिल सकेगा। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद बिहार में भी लॉकडाउन लगा है, जिससे लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज देने का फैसला लिया था। रूस के कजान शहर के एक स्कूल में ऐसा भयानक गोलीकांड हुआ कि वहां लाशें ही लाशें बिछ गईं। बताया गया कि 19 साल का हमलावर स्कूल का ही छात्र रह चुका है, जिसके अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई और शिक्षा का मंदिर शमशान बना नजर आया। गोलीबारी के कहर में स्कूल के अंदर सब तहस नहस हो गया। खिड़की, दरवाजे, लगभग हर चीज टूटी हुई दिखी। कुछ बच्चे और स्टाफ तो बचकर भाग निकले, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। जब स्कूल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो छात्रों के आगे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई और गोलियों से बचने के लिए 2 छात्र खिड़की से सीधा नीचे कूद गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। स्कूल में गोलीबारी की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। दमकल विभाग, पुलिस, तमाम बचाव एजेंसियां दौड़ी तुरंत स्कूल में दाखिल हुई। खिड़कियों पर सीढ़ियां लगाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए स्कूल के बाहर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आई। इस बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक लड़का जमीन पर पड़ा नजर आया। उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे थे और एक पुलिसकर्मी उसके ऊपर बैठा था। बताया गया कि स्कूल में खून की होली खेलने वाला हमलावर ये लड़का ही था। पुलिस ने गोलीबारी करने वालों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन गोलीबारी के रोंगटे खड़े कर देने वाली निशानियां स्कूल से मिट न सकी। फायरिंग के बाद स्कूल की टूटी हुई खिड़कियां, उसके बाहर खून से लथपथ जूते देखकर ये साफ था कि जिन लोगों ने ये विनाश लीला देखी वो आखिरी सांस तक उन्हें कचोटती रहेंगी। कोरोना से खुद को बचाने की आड़ में माउंट एवरेस्ट को ही बांटने की चाल चीन ने चल दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लाइन ऑफ सेपरेशन यानी एक तरह की सीमा रेखा खींचने का प्लान बनाया है।
चीन ऐसा इसलिए चाहता है ताकि उससे क्षेत्र में कोई ना आ सके न जा सके, जिसके पीछे उसकी दलील है कि उसने ये फैसला वहां कोरोना का मामला सामने आने के बाद लिया ताकि दूसरी लहर की मार झेल रहे नेपाल के पर्वतारोहियों से उसको कोरोना फैलने का कोई खतरा न रहे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एवरेस्ट पर कोरोना का पहला मरीज मिला, जिसके बाद कई लोगों के बीमार होने की खबरें आई थी। 30 से ज्यादा बीमार पर्वतारोहियों को तो हाल के दिनों में चोटी पर मौजूद बेस कैंप से निकाला गया था। यूपी में शराब की दुकानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में कल ही शराब की दुकानों को खोले जाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इन दुकानों में लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आज से नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चीन के हांगझो से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सफारी पार्क से 3 तेंदुओं के फरार होने के बाद 2 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। इस तेंदुए को ढूंढने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसके लिए खास बचाव दल को काम पर लगाया गया, जो शिकारी कुत्तों के जरिए तेंदुए को खोजने में लगा है। ये बचाव दल कुत्तों के साथ पूरे इलाके की छानबीन कर रहा है। इतना ही नहीं, तेंदुए की तलाश में हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं, जो आसमान से ही सफारी पार्क और उसके आसपास के एरिया की निगरानी कर रहे हैं। तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर के फरार होने के बाद से ही लोग सफारी पार्क के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ढूंढने का अभियान तेज कर दिया गया है। कोरोना के इलाज में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर WHO के वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी की है। News18.com की रिपोर्ट है कि एक दिन पहले ही गोवा सरकार ने इस दवा के जरिए मरीजों का इलाज करने को मंजूरी दी थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के सुरक्षित न होने का दावा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि WHO आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो कितनी सुरक्षित और असरदार है। सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने दावा की कंपनी मर्क का एक बयान भी साझा किया, जिसमें यह दावा किया गया कि क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा के मरीजों पर असर करने के कोई प्रमाण नहीं मिले और इसके गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल को मंजूरी देने के पीछे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने दलील दी कि यूके, इटली, स्पेन और जापान के विशेषज्ञों ने इस दवा को कोरोना से होने वाली मौत की दर को कम करने में कारगर पाया है। बादल फटने से उत्तराखंड के देवप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। जन सैलाब में कई इमारतें जमींदोज हो गई। बादल फटने की इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फोन पर बातचीत की, उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। देवप्रयाग में बादल फटने की वजह से अचानक जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी चपेट में आने से एक ITI की इमारत समेत कई इमारतें जमींदोज हो गई। इसके अलावा वहां 8 दुकानें भी तबाह हो गई। हालांकि कोविड कर्फ्यू लागू होने की वजह से बाजार और ये इमारतें खाली थी, इस वजह से लोगों की जानें बच गई। यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मोरक्को और लेबनान जैसे देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में लेबनान की राजधानी बेरूत में प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और देर शाम ये लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़कों पर निकल गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे, जिनको ये चलती गाड़ी पर लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस काफिले के साथ एक बड़ी गाड़ी भी चलती दिखी, जिसकी छत पर भी प्रदर्शनकारी सवार नजर आए। इस दौरान फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खूब नारेबाजी भी हुई, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने खुद की ही सुरक्षा को ताक पर रखा हुआ था, क्योंकि ना ही ये कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए थे और ना सिर पर हेलमेट पहने थे। उधर अफ्रीकी देश मोरक्को की राजधानी रबात में भी लोग फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे और सड़क पर उमड़ी भीड़ ने खूब हंगामा किया, जिनको काबू में करने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात दिखी। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर से पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद पुलिस उनको पीछे ढकेलती नजर आई। लेकिन लोगों ने एक लय में ताली बजाते हुए और नारे लगाते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि यहाँ भी गिने चुने लोग ही फेस मास्क लगाए दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी और महाराष्ट्र में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रहे सचिन वाजे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया। इसके तहत राज्य के स्कूलों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर को कोरोना के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। के पास यूपी के गाजियाबाद में आरएसएस की ओर से एक और कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 50 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले आरएसएस वहां ऐसे 2 सेंटर पहले ही बनवा चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गुरुवार को राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सेना ने भी पूरा दमखम लगा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में सेना ने केवल 3 दिन के अंदर 100 बेड वाला कोविड अस्पताल तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई। सेना के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्स जो है यहाँ पे सुविधा सर्विसेज देंगे अपने। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अस्पताल का दौरा किया और कोरोना से चल रही जंग में सेना के जज्बे की तारीफ की। जब भी देश पर कोई इस तरह की आपदा आती है, हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 3 कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी में मरीज की नाक से खून आना, आंखों में सूजन आने जैसे लक्षण देखे गए। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कुछ कोरोना मरीजों में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। तीनों पर नजर रखी जा रही है और जिस तरह से मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों में ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि किस तरह के मरीजों को ये बीमारी जकड़ रही है। ये तीनों पेशेंट काफी दिनों से कोविड से पीड़ित हैं और तीनों को स्टेरॉइड काफी मात्रा में दिया गया। एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले अमेरिका और ईरान समंदर में एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान की 13 हथियारबंद स्पीड बोट्स ने अमेरिकी नौसेना को उकसाने की कोशिश की। जारी किए गए वीडियो में ईरान की कुछ नावें अमेरिका के जंगी जहाजों के इर्द गिर्द मंडराती नजर आई तो वो उनके बेहद करीब आ गई। बताया गया कि अमेरिका को ईरान को चेतावनी देने के लिए हवा में फायरिंग तक करनी पड़ी, तब जाकर ईरान की नावें दूर हुई। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बताया गया कि शाम के वक्त करीब 5 बजे देवप्रयाग के पास के एक गांव में ये बादल फटा, जिसने देवप्रयाग की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में तो एक बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई। इसके बाद नदी के किनारे बने कुछ मकान भी बादल फटने के बाद आए सैलाब की भेंट चढ़ गए। पूरी बिल्डिंग चली हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और वहां अक्सर लोगों की भीड़ भी जुटती है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से न तो वहां लोगों की भीड़ थी और न ही दुकानें खुली थी। अगर दुकानें आम दिनों की तरह खुली होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। संगम जाने वाले रास्ते में तकरीबन 12-13 दुकानें यहाँ से ध्वस्त हो चुकी हैं और संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया गया कि घटना की खबर मिलते ही पुलिस के अलावा वहां एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और राहत और बचाव के काम को तेज कर दिया गया। छोटा राजन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना से ठीक हो गया, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मुंबई में एक महिला ने आरोप लगाया कि बिना वैक्सीन लगवाए ही उसके मोबाइल फोन पर मैसेज आ गया। इस मैसेज में बताया गया कि उसने कोरोना के टीके की पहली डोज लगवा ली है। इतना ही नहीं, दावा है कि मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया और दूसरी डोज के लिए तारीख भी दे दी। दिल्ली सरकार कोविड केयर सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों का खर्च खुद उठाई। इन कर्मचारियों के खाने और आने जाने का जिम्मा सरकार का होगा। दावा है कि दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में महाराष्ट्र पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस हत्या के एक आरोपी की तलाश में निजी कार से वहां पहुंची थी। इस हमले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। एनएसयूआई की तरफ से की गई है एक पहल, ये आप देख रहे हैं एनएसयूआई सेवा रथ नाम इसको दिया गया है। इस सेवा का फायदा दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलेगा। 24 घंटे ये हमारी सर्विस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दिल्ली एनसीआर में ये सर्विस जो है चल रही है। मुंबई में भामला फाउंडेशन नाम के संगठन ने उन लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की जो अफवाहों की वजह से वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं।
मुंबई की झुग्गियों में इस फाउंडेशन से जुड़े कई मौलवी पहुंचे और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया। ये लोग पूरे जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे घर घर जाके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताया गया कि कई लोग रमजान के महीने का हवाला देकर वैक्सीन लगाने से बच रहे थे, लेकिन इन मौलवियों के समझाने पर कई लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझ में आ गई। एक दिल का वहम निकाल रहे लोगों के दिल में। कोरोना की टेंशन के बीच दिल्ली से राहत की खबर मिल रही है। यहाँ महामारी से बिगड़े हालात सुधरते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 12,481 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हुआ है और जो नए मामले सामने आए हैं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या उससे ज्यादा है। इस बीच 13,583 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक और शुभ संकेत है कि 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा हुआ है। पॉजिटिविटी रेट में आई कमी के बाद अब ये 17.76% हो गया है, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 347 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में जारी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि अंतिम फैसला जिले के डीएम पर छोड़ा गया, जो हालात को देखते हुए शराब की दुकानें खोलने का आदेश देंगे। जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के पास नोएडा से भी सामने आई, जहां एक शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लाइन लग गई। शराब खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों को ही ताक पर रख दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में किसी के बीच 2 गज की दूरी नहीं दिखी। कमोपेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई। वहां भी शराब की दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इन लोगों के चेहरे पर शराब खरीदने की खुशी साफ दिखाई दी। इसकी जरूरत थी तो अब ये भी खुल गए। जिन्हें शादी ब्याह में जाना है उनके लिए सही है। उधर कानपुर में भी यही हाल देखने को मिला। वहां पर भी शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ दुकानों पर जुट गई। शहर की ज्यादातर शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतार देखने को मिली। इन लोगों के बीच शराब खरीदने की ऐसी होड़ मची कि जरूरी दूरी के नियम और मास्क को सही लगाने का ख्याल तक नहीं रहा। कोरोना वायरस के आड़ में चीन की जानलेवा साजिश का पर्दाफाश हो गया है। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन अखबार की रिपोर्ट है कि 2015 में ही कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की चर्चा चीन की सेना के वैज्ञानिकों ने की थी। यानी महामारी के आने से 5 साल पहले ही इसकी तैयारी हो चुकी थी और इसे जैविक हथियारों का नया युग बताते हुए तीसरा विश्व युद्ध ऐसे ही हथियारों पर के दम पर लड़ने का अनुमान लगाया गया था। मतलब चीन की सेना का ये अनुमान 2015 का है, जिसके 5 साल बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 महामारी आई। चीन के वुहान से ही पूरी दुनिया में ये वायरस फैला था और वो पहले से ही किसी भी तरह की जांच को लेकर विरोध करता रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि चीन कोई राज छिपाना चाहता है। होती है यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है। यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है उसको इस भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए 13 सदस्यीय कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद करेंगे। ये रिलीफ टास्क फोर्स कांग्रेस की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों को देखेगी। कांग्रेस की ओर से गठित की गई इस टास्क फोर्स में गुलाम नबी आजाद के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पवन बंसल, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनीष चतुर्थ, अजय कुमार, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल और बीवी श्रीनिवास शामिल हैं। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बेकार पड़ी एम्बुलेंस के मुद्दे पर मोर्चा खोला था, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई थी। और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। पप्पू यादव के गिरफ्तार होते ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया और उनके समर्थक पटना के गांधी मैदान थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इससे पहले पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उन्हें थाने ले गए। इस दौरान मीडिया ने जब पप्पू यादव से बात की तो उन्होंने कोरोना संकट के दौरान किया गया अपना काम याद दिलाते हुए नीतीश सरकार की मंशा पर उंगली उठा दी। 1.5 महीने से मैंने कोशिश किया बिहार को बचाने की। अब ये बिहार को बचाने का प्रतिफल है, क्या है सरकार ये। वहीं इस मामले में पुलिस के तेवर सख्त दिखे।
पुलिस अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण। हालांकि इस बीच पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला जारी रखा और एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए आक्रामक तेवर दिखाए। इस बीच इस पूरे मामले ने उस समय एक नया मोड़ ले लिया जब पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाया जाने लगा। खबर है कि 1989 के एक मामले में उन्हें जेल भेजने की तैयारी है और इसलिए उन्हें पटना से मधेपुरा भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही उनके समर्थकों ने बवाल कर दिया, जिन्होंने हाजीपुर में पुलिस के काफिले को रोकने के लिए खूब हंगामा किया। एक समर्थक तो पुलिस की गाड़ी रोकने के लिए उसके आगे लेट ही गया, जबकि दूसरा उस पर चढ़कर नारे लगाने लगा। यही नहीं, इन लोगों ने रास्ता रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेड भी रख दिए, जिसे पुलिस वालों ने हटाया। साथ ही उन्होंने जैसे तैसे पप्पू यादव को समर्थकों को रास्ते से हटाया और आगे बढ़ गए। पप्पू यादव के मुताबिक जिस मामले में उन्हें मधेपुरा भेजा गया वो कोर्ट में है। हालांकि पुलिस उन्हें लेकर पटना से मधेपुरा रवाना हो गई और इसी दौरान उनके समर्थकों ने खूब बवाल किया। कोरोना की जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अब इससे जुड़े नियम को आसान कर दिया है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि लोगों का घर पर या पड़ोस के किसी संस्थान में रैपिड एंटीजन टेस्ट आसानी से हो जाए, ऐसी कोशिश सरकार की है। इसके लिए अब बड़े शहरों से लेकर गांवों तक में जांच केंद्र बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। इसका ऐलान केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर ने किया और ये जानकारी दी कि हर सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र को एंटीजन टेस्ट की इजाजत होगी, जिसके लिए उनको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, बल्कि आईसीएमआर के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये जांच केंद्र किसी भी स्कूल, सामुदायिक केंद्र या आरडब्ल्यू में खोला जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से पीएम मोदी ने ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी G7 समिट में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि पीएम मोदी G7 की बैठक में वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल भारत G7 समिट का मेंबर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रण भेजा था। गुजरात के मोरबी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा झाड़ू से पीटता दिखा। ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया गया और हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला को झाड़ू से मारता दिखा। इससे पहले वो बूढ़ी महिला एक कमरे में लेटी दिखी, जिससे एक औरत वहां से जबरदस्ती उठाकर ले गई। लेकिन बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते ही बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठ गई। फिर क्या, उसका बेटा झाड़ू लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसे अंदर भेजने के लिए डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पास खड़ी दूसरी औरतें बुजुर्ग महिला को उठाकर ले जाने लगी। लेकिन उसके बेटे के सर पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने आव देखा न ताव माँ को जोर से झाड़ू से मारा। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मां से मारपीट करने वाले बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कोरोना का कहर झेल रही दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की खबर है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान पॉजिटिविटी रेट करीब 18% रहा। यानी जांच करवाने वाले हर 100 लोगों में इतने ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 26 अप्रैल को ये 35% था। यानी 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट आधा हुआ है। पिछले 24 घंटे में नए मरीज भी करीब 12,500 ही आए और ये आंकड़ा भी 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चालान काटने पर उतारू दारोगा ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे आदमी को आगे बैठाकर उसका चालान काट दिया। बताया गया कि पुलिस वहां लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चेकिंग कर रही थी, लेकिन तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को देखकर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी ने हेलमेट पहना था। ऐसे में वहां मौजूद दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को उतार लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। चालान काटने की जिद पर अड़े दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को ही मोटरसाइकिल पर आगे बैठा दिया और फिर उसकी फोटो खींचकर उसका चालान काट दिया। इस बीच किसी ने इस मामले का वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद बहराइच की पुलिस कप्तान ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते नजर आए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने शक जताया कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार के नाम पर इन शवों को गंगा नदी में बहा दिया।
और उन शवों को देखने के बाद इलाके में महामारी की आशंका से दहशत फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दर्जनों शव गंगा नदी में बहते दिखे। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर एक साथ दर्जनों शव मिलने के बाद जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के अधिकारी तुरंत नाव लेकर नदी में उतर गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये शव कहां से बहकर आए हैं। प्रशासन ने सभी शवों के उत्तर प्रदेश से बहकर आने की आशंका जताई। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहां से आए। इतनी बड़ी तादाद में नदी में शवों के मिलने के बाद पुलिस ने वहां गंगा के घाट की चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के कुछ जवानों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। बिहार के बक्सर में ही नहीं बल्कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में कई शवों के मिलने का दावा किया गया। इलाके के लोगों ने नदी में 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 शवों के मिलने की बात कही है। तो अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। गाजीपुर में नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन ने भी वहां सख्ती कर जांच तेज कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। ईडी के एक्शन में आते ही बीजेपी फिर से उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। बीजेपी के इस हमले का जवाब कांग्रेस की ओर से सचिन सावंत ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत काम करने का आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस ने स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और कुछ आरोपियों को नोटिस भेजा। आरोप है कि किसान आंदोलन के लिए बंगाल से आई लड़की से दरिंदगी की गई। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस लड़की की शिकायत के बावजूद मामले को दबाने की कोशिश की। तेलंगाना में सुबह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोली जाएंगी। जम्मू कश्मीर सरकार कोरोना संकट में मजदूरों की आर्थिक मदद करेगी। सरकार राज्य के सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को अगले 2 महीने तक 1-1 हजार रुपए देगी। इसके अलावा कटरा में पालकी, घोड़े और पिट्ठू वालों को भी 1-1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने कोरोना की वजह से जिन बच्चों के घर वालों की मौत हुई उन्हें स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। टीका अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद जम्मू में टीके की कमी की वजह से कुछ टीका केंद्र बंद करने पड़े। ऐसे ही एक सेंटर पर न्यूज़ 18 पहुंचा, जहां सन्नाटा दिखाई दिया। सिर्फ एक कश्मीर और एक जम्मू में सेंटर काम कर रहा है, वहां पर भी काफी संख्या में लोग जो पहुंच रहे हैं उनको निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि जम्मू में 4 में से केवल 1 सेंटर ही चल रहा है, जहां टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने टीके की कमी को जल्द पूरा करने की मांग की। जितनी जल्दी हो सके, जितने ज्यादा सेंटर्स हो सकते हैं उनको ओपन करने चाहिए, कि जितने ज्यादा लोग लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG अगले 10 दिनों में भारत के बाजारों में उपलब्ध होगी। डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर नरेंद्र आर्या के मुताबिक 7 से 10 दिन में ये दवा बाजार में आने की संभावना है। इस दवा का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है और हर राज्य में इसकी सप्लाई भी की जाएगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है और इसे पानी में मिलाकर दिया जाता है। डीआरडीओ की इस दवा को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद कारगर माना जा रहा है। जहां इस दवा की मदद से महज 7 दिन में कोरोना मरीजों के ठीक होने का दावा किया गया है। कोरोना संकट में देश के अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है और देश भर में कई प्लांट ऑक्सीजन बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे ही एक प्लांट के अंदर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची, जहां लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन का ये प्लांट यूपी के मोदी नगर में है, जहां कोरोना संकट से पहले बड़े उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाई जाती थी। अब इस प्लांट में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है उसकी सप्लाई अलग अलग अस्पतालों में की जाती है। ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक बड़े फिल्टर के जरिए हवा को इकट्ठा किया जाता है। ये फिल्टर हाउस है। फिल्टर हाउस हवा को लेता है, उसके बाद हवा को लेकर उससे डस्ट को अलग करके एयर कंप्रेसर में भेजता है। एयर कंप्रेसर में हवा का दबाव बढ़ाया जाता है और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है। कोल्ड बॉक्स में जाने के बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है, यानी हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का। -183 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा ऑक्सीजन सेपरेट होता है लमसम। हवा से ऑक्सीजन अलग होने के बाद उसे स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से क्रायोजेनिक टैंकों में भरा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक है ये। इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। बताया गया कि 12 टन के एक टैंक को भरने के लिए करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन पर इंग्लैंड की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने बड़ा दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि एस्ट्राजेनेका के टीके की 1 डोज लगवाने पर कोरोना से मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है।
भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस लेकर ही बनाई जा रही है, जबकि फाइजर की वैक्सीन की अगर दोनों डोज किसी ने लगवाई है तो मौत से उसकी सुरक्षा 97% तक हो जाती है। पीएचई का दावा है कि फाइजर के टीके की दोनों डोज लगवाने पर 80 साल से ऊपर वालों को भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आती है। दिसंबर से अप्रैल तक कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के आंकड़े जुटाने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वृद्ध लोगों के लिए आजीवन पेंशन का ऐलान किया, जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले मेंबर खोए हैं। वहीं कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता या फिर अभिभावक खोए हैं, उन्हें विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। कश्मीर सरकार ऐसे हर परिवार तक जाएगी जिन्होंने अपनों को खोया है और उन्हें रोजगार के लिए वित्तीय मदद देगी। अमेरिका ने यूरोप के देशों के साथ मिलकर वहां अपना विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और यह मिलिट्री एक्सरसाइज जून तक चलेगी। वैसे तो यह अभ्यास हर साल ही होता है, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से इसे काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ जर्मनी, रोमानिया, द नीदरलैंड्स और पोलैंड के करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर विशाल हवाई जहाजों से जवान पैराशूट लेकर एक एक कर ऐसे नीचे कूदते नजर आए, मानो जब जंग में जमीन पर जगह जगह गोलियां बरस रही होंगी, तब आसमान से ऐसे ही धावा बोला जाएगा। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट छा गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया कि इस अभ्यास का मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि मुश्किल में फंसे मित्र देश का साथ देने के लिए आपसी तालमेल और मुस्तैदी बढ़ाना है। This has nothing to do with what happened in Ukraine. This is strictly an exercise to show the readiness. इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में है। पहला तो ये कि हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यूरोप में लाकर उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए वो अपनी ये तैयारी भी परखेगा कि कल को अगर जंग हो जाए तो वो अपनी सेना और हथियारों का जखीरा हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक कैसे पहुँचाएगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार की वजह से यूपी की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई हो सकती है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि योगी सरकार 10,000 कैदियों को जल्द पैरोल पर रिहा कर सकती है, जो कई चरणों में पूरा किया जाने का प्लान है, क्योंकि दूसरी लहर में स्थिति भयानक हो चुकी है और तमाम सख्तियों के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि जेलों में भी कैदियों के पॉजिटिव होने की खबर लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सरकार पेरोल पर कैदियों को रिहा करने जा रही है ताकि जेलों में संख्या कम हो सके। कोरोना संकट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जेलों से कैदियों की संख्या घटाने का आदेश दिया है। झारखंड के धनबाद में हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम के सामने ही गांव के लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि शराब पीने को लेकर हुए विवाद में वहां एक लड़के की हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही जब पुलिस की टीम 2 आरोपियों को पकड़कर अपने साथ लाने लगी तो गांव के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को घेरकर लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि हालात बिगड़ने की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस वालों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान वहां पर एक महिला फूट फूट कर रोती दिखी। 2 लड़कों ने मिल करके ये बांदा वाला जो लड़का था अब्दुल मार दिया। थाने के सामने धरने पर बैठे लोगों में कई महिलाएं और बच्चे भी नजर आए, जिनको बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने समझाकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। जम्मू में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर हाथापाई हो गई। वहां के जिस कोरोना सेंटर में हंगामा हुआ, वहां अपनी रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत जानकारी दी गई और देखते ही देखते इस बात पर बवाल बढ़ गया। एक शख्स की तो कोरोना सेंटर पर मौजूद डॉक्टर से हाथापाई तक हो गई, क्योंकि युवक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट से जुड़े सवालों से डॉक्टर झुंझला गईं और इसी झुंझलाहट में उसने युवक को धक्का दे दिया। फिर क्या था, बहस बढ़ गई और कोरोना सेंटर पर मौजूद पुलिस वाले ने बीच बचाव की कोशिश की। धक्का किसको मार रहे हो? डॉक्टर क्या हो? मैं ये पागल हूं। युवक का आरोप है कि उसे रिपोर्ट दिखाए बिना पॉजिटिव या नेगेटिव होने की गलत जानकारी दी गई। बिना बताए सबको कह रहे हैं कि नेगेटिव है, जाओ पॉजिटिव जाओ। बंदे को प्रूफ तो दो नेगेटिव पॉजिटिव है।
जम्मू के इस कोरोना सेंटर पर सुबह से अपनी रिपोर्ट लेने आने वालों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की बात कही गई थी, जबकि रिपोर्ट मिलने पर टेस्ट नेगेटिव निकला। चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने के आरोप में चालान काटने पर एक शख्स ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि यह आदमी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि उसने मास्क नहीं लगाया था, जिसका जब पुलिस वाले चालान काटने लगे तो उसने सड़क पर खूब तमाशा किया। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गया और अपनी गलती मानने के बजाय उसने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस वाले उसे समझाते नजर आए। उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को राजी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर जाने लगा, जिसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी चलते रहे। फरवरी से अगस्त से लेकर फरवरी तक का चला गया था, वापस कैसे आ गया?